नमस्कार, निर्धार के खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं हूं देवेंद्र कुशवाहा। आज मुद्दा है ईडी की कार्रवाई का। कल देर रात ईडी ने दिल्ली सीएम पर गाज गिराई है। दिल्ली के सीएम केजरीवाल को गिरफ्तार कर लिया गया है। उनकी गिरफ्तारी के बाद से छत्तीसगढ़ में भी कांग्रेस नेताओं की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। ईडी के जद में आने वाले सभी नेताओं में भूपेश बघेल, भगोड़ा, रामगोपाल अग्रवाल और अन्य नेताओं की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। ईडी के पास जब्त सूची में जिन नामों का उल्लेख है, उन पर ईडी की गाज गिरना तय माना जा रहा है। आइए जानते हैं क्या है पूरा मामला, फिर चर्चा करें। बढ़ सकती है कांग्रेस नेताओं की मुश्किलें। ईडी की जद में आ सकते हैं कई नेता। भूपेश बघेल, रामगोपाल अग्रवाल का नाम, कई अन्य नेताओं के नाम भी ईडी की सूची में। कैबिनेट मंत्री का कांग्रेस पर आरोप। भ्रष्टाचार की जनक है कांग्रेस। कांग्रेस का बीजेपी पर पलटवार। ईडी की बीजेपी की इलेक्शन डिजाइनर। जैसा कि आप जानते हैं, 17 मार्च को महादेव सट्टा ऐप के केस में भूपेश बघेल के खिलाफ छत्तीसगढ़ EOW और ACB ने FIR दर्ज किया है। प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट के तहत यह केस दर्ज किया गया है। छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव 2023 के दौरान भूपेश बघेल पर महादेव सट्टा ऐप के संचालकों से 508 करोड़ रुपए लेने का आरोप लगा था। इसी केस में EOW और ACB ने भूपेश बघेल के खिलाफ FIR दर्ज की है। ईडी की लगातार कार्रवाई पर कैबिनेट मंत्री बृजमोहन अग्रवाल ने कहा है कि कांग्रेस इसका विरोध ही करेगी, क्योंकि पूरे देश में भ्रष्टाचार की जनक केवल कांग्रेस है। तो कांग्रेस पार्टी इसका विरोध नहीं करेगी, तारीफ करेगी, क्योंकि कांग्रेस पार्टी ही इस देश में भ्रष्टाचार की जनक है और पूरे देश को भ्रष्टाचार के आकंठ में अगर किसी ने डुबोया है, वो कांग्रेस पार्टी ने डुबोया है। और कांग्रेस के रास्ते पर ही चलकर जो इन्होंने इंडी बनाया है, तो वो सब ऐसे ही लोगों का गठबंधन है। ईडी की कार्रवाई छत्तीसगढ़ में पहले से ही चल रही है। ईडी ने विधानसभा चुनाव से पहले कई पूर्व मंत्रियों पर गाज गिराई थी। कांग्रेस का कहना है कि ईडी भारतीय जनता पार्टी के इलेक्शन डिजाइनर के रूप में काम कर रही है। ईडी और IT के माध्यम से भाजपा अपने नेताओं की चरित्र को धूमिल करने की कोशिश कर रही है। देखिए, ईडी जो है भारतीय जनता पार्टी के इलेक्शन डिजाइनर की भूमिका में। ईडी भारतीय जनता पार्टी के लिए चंदा की व्यवस्था करती है और चुनाव आने के पहले विपक्षी दल के नेताओं को गिरफ्तार करके उनको भाषण देने का अवसर भी देती है। पूरी तरीका से ईडी की जो विश्वसनीयता जो है संकट पे है और भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस से सीधे तौर पर राजनीतिक मुकाबला नहीं कर पा रही है। इसलिए ईडी, CBI, IT जैसी संस्थाओं का उपयोग करके सिर्फ विपक्षी दल के नेताओं का चरित्र हनन कर रही है। और जनता समझदार है, भाजपा के स्क्रिप्ट को देख रही है। जनता ईडी के इस और भाजपा के इस गठबंधन के बहकावे में जनता को आज मोदी जी के 10 साल के कार्यकाल की उपलब्धि पूछना चाहिए। और विपक्षी दल के नेताओं को डराकर भाजपा जो 400 सीट जीतने का सपना देख रही है ना, निश्चित तौर पर NDA की इस बार 400 से अधिक सीटों पर हार होगी। विधानसभा चुनाव से पहले भी ईडी की कार्रवाई छत्तीसगढ़ में कई बार हो चुकी है और अब जिस तरह से दिल्ली की स्थिति बनी हुई है, उस नजरिए से छत्तीसगढ़ पर भी इसका असर काफी पड़ सकता है। केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद भूपेश बघेल ने X पर लिखा, जो भाजपा में नहीं जाएंगे वो जेल जाएंगे। तानाशाही चरम पर है। संद रहे। अब देखना होगा कि लोकसभा चुनाव में आखिर ईडी किस तरह से अपना काम करती है और किन किन ने पार्टी के नेताओं को अपने घेरे पर लेती है। छत्तीसगढ़ से स्टेट हेड डॉक्टर संजय शेखर की रिपोर्ट। तो लगातार अरविंद केजरीवाल पर हुई कार्रवाई को लेकर के पूरे देश में एक तरह से राजनीति गर्म हो गई है। विपक्ष बिल्कुल एकजुट इस मामले पर दिख रहा है। और छत्तीसगढ़ की जहां तक बात करें तो यहां पर कांग्रेस के कई नेताओं के खिलाफ ईडी ने FIR दर्ज की है। और अब लगता है कि अगर यह स्थिति दिल्ली की है तो छत्तीसगढ़ में भी यह स्थिति आ सकती है। यहाँ पर कई कांग्रेस नेताओं के खिलाफ ईडी ने समन भी जारी किया है। ईडी ने
एफआईआर भी दर्ज की है। तो ऐसा लगता है उसमें भूपेश बघेल जी का भी नाम है, जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं छत्तीसगढ़ के। तो एक तरह से ये इस कार्रवाई को लेकर के तमाम बातें कही जा रही हैं। विपक्ष जो है वो आशंका में है, विपक्ष की कहीं ईडी हम पर कोई कार्रवाई न कर दे। और इन्हीं संभावनाओं के बीच पूरा विपक्ष एकजुट होता हुआ नजर आ रहा है। आज इसी मुद्दे को लेकर के हम चर्चा करेंगे कि अगर ईडी की कार्रवाई हो रही है तो छत्तीसगढ़ की क्या स्थिति होगी। इस मुद्दे पर हमारे साथ चर्चा के लिए हमारे साथ जो मेहमान जुड़े हुए हैं उनसे आपका परिचय करा दें। एहतराम साहू, प्रवक्ता बीजेपी, संदीप दुबे, प्रवक्ता कांग्रेस, और हमारे साथ एक वरिष्ठ पत्रकार भी जुड़ेंगे जल्द ही। लेकिन चर्चा की शुरुआत उससे पहले ही हम कर देते हैं। संदीप दुबे जी, प्रवक्ता कांग्रेस, चर्चा की शुरुआत आपसे। अरविंद केजरीवाल पर ईडी ने कार्रवाई की है। एक तरह से कहा जा सकता है कि लगातार सम्मन पे सम्मन जारी किया और कल गिरफ्तारी हो गई उनकी। उनके जो रिमांड है उस पर फैसला सुरक्षित कर लिया गया है, जल्द ही सुना भी दिया जाएगा। सवाल यहां पर यह है कि छत्तीसगढ़ में कई नेताओं पर, कांग्रेस के कई नेताओं पर ईडी ने मामला दर्ज किया है, उनकी लिस्ट में है। क्या लगता है आपको कि ईडी की जो जी नमस्कार, मेरी आवाज आ रही है? जी आ रही है। मैं आपको पहले ये बताना चाहूंगा, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग जो एक्ट है, जो नाम से ही आपको समझ में आ जाता है कि जहां पे मनी का अवैध ट्रांजैक्शन हुआ है उस पर जो है कार्रवाई कर सकती है। जैसे हवाला, इसको जब बनाया गया था, इसको एनडीए ने बनाया था, उसको उसी हिसाब से डिजाइन किया था। अभी इस पर यह हुआ है कि 2 साल पहले लोकसभा में इन लोगों ने उस पर अमेंडमेंट कर दिया। क्रिमिनल कानून में यह है कि प्रोसिक्यूशन को प्रूव करना पड़ता है कि आपने ये अपराध किया है। पूरे विश्व में पहला ऐसा अब ये कानून है जिसमें अब जो है, अगर मान लो आरोप लगा दी ईडी कि आपने 100 करोड़ रुपए का ट्रांजैक्शन किया है, तो ये आपको प्रूव करना है, इसमें ईडी को प्रूव नहीं करना है। अब मैं आपको ये बात बता दूं, ये 2 साल से जो भी मतलब भाजपा को छोड़कर अन्य पार्टी हैं जो इनको लगता है कि ये लोग हमारे लिए खतरा है, तो उस पर ये चुन चुनकर कार्रवाई कर रहे हैं। आप ये बात देखेंगे कि येदियुरप्पा जी पर माइनिंग घोटाला की कार्रवाई चल रही थी, जो यूपीए सरकार से चल रही थी। उसके बाद जब कर्नाटक में इनकी सरकार आई, केंद्र में आई सरकार, येदियुरप्पा पे कार्रवाई बंद हो गई, उसमें भी ईडी की कार्रवाई चल रही। दूसरा आपको बता दो, महाराष्ट्र में जो अभी डिप्टी सीएम है शरद पवार के भतीजे जो है, उन पर भी ईडी कार्रवाई कर रही थी। अजीत पवार, भारतीय जनता पार्टी में जाने के बाद वो बंद हो। अजीत पवार जी, कार्रवाई बंद हो गया, अब वो साफ सुथरे हो गए। अब ईडी की कार्रवाई हम छत्तीसगढ़ पे आ जाते हैं। यहां पर चिंतामणि महाराज के ऊपर भी कोयले घोटाले में वही आरोप था जो सूर्यकांत तिवारी के साथ सिंडिकेट बना के वो भी काम कर रहे थे। लेकिन जैसे ही भाजपा में आए, भाजपा ने उनको टिकट दे दिया, मतलब वो भी धुल गए। भारतीय जनता पार्टी एक वॉशिंग मशीन है जो आपको दबाव बनाएगी और दबाव बना के उनके साथ आइए या फिर उनके विरुद्ध कोई काम न करे। अब जो है, जो कार्रवाई अभी मुख्यमंत्री रहते जो केजरीवाल जी के ऊपर हुआ है, उस पर जिस गवाह के बयान पर जो कार्रवाई की जा रही है, पूर्व में उसने 4 बार अलग अलग बयान दिया। उन बयानों में उसने कभी भी केजरीवाल से किसी का नाम नहीं दिया। जब उसको अभियुक्त बनाए, क्योंकि वो अब एक्यूज है, क्रिमिनल लॉ में ये भी है कि एक्यूज के बयान से दूसरा एक्यूज को गिरफ्तार नहीं कर सकते जब तक कि उसके बयान से, सर्कमस्टांसेस एविडेंस से और कनेक्शन ना मिल जाए।
अब क्या किए, उस पर दबाव डाले। उसने 5 करोड़ रुपए भारतीय जनता पार्टी को इलेक्टोरल बॉन्ड से पैसा दिया है। आपको मैं उसका भी दिखा दूंगा, कल ही जारी हुआ है उसके नाम से। इस बीच में ईडी कोर्ट में ईडी ने एप्लीकेशन लगाया कि इसको धारा 306 के तहत सरकारी गवाह बनाया जाए। चलिए ठीक है। 306 में गवाही बनाने के बाद उसने बयान दिया कि इन पर जब मोबाइल से एप्पल मोबाइल से फोन आया था तो मैं सुना था कि भाई को देना है 45 करोड़ गोवा के लिए देना। इस बयान के आधार पर, सिर्फ इतने बयान के आधार पर मुख्यमंत्री रहते हुए केजरीवाल की गिरफ्तारी हुई है। ये पूरा बायस है और चुनाव के समय चुनावी लाभ लेने के लिए किया गया कार्रवाई है और इसका जनता बिल्कुल जवाब देगी। जी बिल्कुल बिल्कुल, जनता जवाब देगी। जनता सब मौन होकर के देखती है कि कौन क्या कर रहा है और उसका जवाब चुनाव में ही दे पाती है। एहतराम साहू जी, हम आपके पास आना चाहेंगे। एहतराम साहू जी, जल्दी से हम चाहेंगे आपसे जवाब, जैसा कि अभी कुछ नाम गिनाए संदीप दुबे जी कि येदुरप्पा की मान लीजिए, महाराष्ट्र में अजित पवार को मान लीजिए और छत्तीसगढ़ में चिंतामणि महाराज को मान लीजिए, इन सभी पर ईडी कार्रवाई कर रही थी, लेकिन जब ये बीजेपी में गए तो पूरी तरह से धुल गए। तो अगर जो ये उदाहरण सही हैं तो ईडी की कार्रवाई पर संशय तो उत्पन्न होते हैं ना। जी एहतराम साहू जी, एहतराम साहू जी, आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है? चलिए एहतराम, मेरी आवाज आ रही है? एक मिनट, भूपेश बघेल जी पर जो कार्रवाई जी हमारे आपके पास आएंगे, हम आएंगे, उसी पर आएंगे आप। जी एहतराम साहू जी को जवाब दे लेने दीजिए। देवेंद्र जी, मेरी आवाज आ रही है? जी देखिए देवेंद्र जी, ईडी भारत सरकार के वित्तीय कानून बनाने वाली संस्था है। 1956 से यह कार्य कर रही है और ईडी आर्थिक मामलों की हेराफेरी की भी जांच करती है और इसी के तहत अभी आर्थिक मामलों की जब हेराफेरी आई तो केजरीवाल के खिलाफ उन्होंने 9 सम्मन भेजा। 9 सम्मन में केजरीवाल ने उस ईडी के सम्मन का सम्मान नहीं किया, उसका जवाब देना उचित नहीं समझा। 10वें सम्मन में जब उनकी गिरफ्तारी हुई तब हो हल्ला मचाना शुरू किया। अभी हमारे कांग्रेस के प्रवक्ता संदीप जी बोल रहे थे ना कि अजित पवार जी, चिंतामणि महाराज जी, येदुरप्पा जी के ऊपर कार्रवाई क्यों नहीं हुई। देखिए, ये जो संवैधानिक संस्था है और आप भी जानते हैं, अगर आईपीसी की धारा या ईडी की कोई भी मनी लॉन्ड्रिंग के अगर मामले उनके ऊपर लगे हैं तो बाइज्जत बरी नहीं हो सकता। कोई भी मामला कोर्ट में कोर्ट के द्वारा ही बाइज्जत बरी होता है। आरोप तथ्यों और साक्ष्यों के आधार पर ही लगेगा और तथ्यों साक्ष्यों के आधार पर ही वो बाइज्जत बरी होगा। तो ये आरोप कांग्रेस का बेबुनियाद आरोप है और हास्यास्पद आरोप है। जब बीटी की बात आती है तो 3, 4, 5 नाम गिना के इन लोग ये सब करना चाहते हैं, कार्रवाई धीमा कर देती है। यह भी मामला सामने आया है। नहीं जी, देखिए, कोर्ट का ये कोर्ट का मामला है, ईडी एक स्वायत्त संस्था है और वो अपनी कार्रवाई लगातार करती है। हमारे ऊपर धारा 144 भी लग जाता है तो हम कोर्ट में न्यायालय में पेश होकर के उसको जमानत जवाब दे करके जमानत देनी पड़ती है। तो ये ईडी का मामला है। ये जो सारे आरोप है बेबुनियाद आरोप है। और देवेंद्र जी, मैं आपके माध्यम से पूछना चाहता हूँ, यही कांग्रेस केजरीवाल के खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस ली थी गोवा चुनाव में 45 करोड़ वाले मामले। अब एक क्यों हो गए? क्योंकि ये सब एक होके मोदी जी से भय खा रहे हैं। भय खा के सारे इंडी गठबंधन मोदी के भय के कारण कुछ भी उलझ जुलझ जवाब दे रहे हैं। जो गलत करेगा उसके ऊपर कार्रवाई होगी, जो गलत नहीं करेगा उसके ऊपर कार्रवाई होगी। भारत के संविधान के हिसाब से चलता है, कानून के हिसाब से चलता है, नियमों के हिसाब से चलता है। चलिए ठीक है। भारत जो है नियमों के हिसाब से चलता है, कानून के हिसाब से चलता है। संदीप दुबे जी, अगर एहतराम साहू जी की बातों पर ध्यान दें तो ईडी स्वायत्त शाही संस्था है और वो अपना काम करती है, कानून के सम्मत काम करती है। अगर कोई मामला ईडी में दर्ज है तो आदमी कोर्ट के द्वारा ही बरी हो सकता है, उसमें और कोई कुछ नहीं कर सकता, ऐसा इनका कहना है। सवाल यह है कि अगर मामला भूपेश बघेल जी पर भी दर्ज है और भी कांग्रेस के कई नेताओं पर दर्ज है
तो क्या समझा जाए कि जैसे अरविंद केजरीवाल के ऊपर कार्रवाई की गई है, जो बीजेपी की सरकार है, केंद्र की सरकार है, यहां पर यानी कि ईडी की जो कार्रवाई है, माफ कीजिएगा, ईडी की जो कार्रवाई है यहां छत्तीसगढ़ में भी होगी? मैं आपको इसमें बता दूं कि ईडी ने महादेव पर एक चार्जशीट पेश कर चुका है रायपुर में। उसमें एक अभियुक्त के बयान के आधार पर उन्होंने भूपेश बघेल का नाम लिया। उस कार्रवाई में थोड़ी देर के लिए आपको रोकना चाहेंगे। हमारे साथ मनीष बोरा जी, वरिष्ठ पत्रकार, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में। चर्चा की शुरुआत हो चुकी है। संदीप दुबे जी हमारे दूसरे प्रश्न का जवाब दे रहे हैं, इनको पूरा कर लेने दीजिए, उसके बाद हम आपके पास आते हैं। जी संदीप दुबे जी। अब उस पर जो है ईडी ने कोई कार्रवाई नहीं की। उस बयान के आधार पर इन लोगों विधानसभा चुनाव के समय बहुत हल्ला किए। बाद में उसी एक्यूज ने बोला कि जेल से मेरे से जबरन दस्तखत कराया गया है और कोर्ट में एफिडेविट भी दिया कि ये बयान मेरा नहीं है। ईडी के जबरदस्ती दबाव में, खाली पेपर में दबाव पूरा दस्तखत कराया गया। अब आप इसमें आप क्रोनोलॉजी देखेंगे। अब ईडी ने कोई कार्रवाई नहीं की। ईडी ने कार्रवाई करने के लिए ईओडब्ल्यू को कब भेज दी? 8/1/2024 को, जैसी सरकार बदली। कार्रवाई ये महादेव का तो 70 एफआईआर छत्तीसगढ़ सरकार के पिछले सरकार ने किया था और अभी तक महादेव एकदम बंद भी नहीं हुआ है, वो अभी तक चल रहा है। इसका मतलब अभी हफ्ता इनको मिल रहा होगा। ऐसा अगर ये बोलते हैं कि भूपेश बघेल जी को पैसा मिला, तो अब भाजपा के मुख्यमंत्री को मिल रहा होगा। मैं उस पर नहीं जाऊंगा, लेकिन आपको बताऊंगा 8/1 को ईडी ने इकोनॉमिक्स अफेयर्स ब्यूरो को चिट्ठी लिख के एफआईआर दर्ज कराते हैं। वो एफआईआर मेरे पास है, उसकी कॉपी मेरे पास है। इसमें जो है एफआईआर में कुछ लोगों के नाम है और उनके बारे में दिया है क्रम की उन लोगों ने क्या क्या गतिविधि किया। एफआईआर ऐसे ही होता है। उसके बाद आखिरी में एक लाइन लिख दिया है कि यह राशि पुलिस अधिकारी, प्रशासनिक अधिकारियों के माध्यम से कई राजनेताओं को पहुंचे हैं और हम उस पर उनकी संपत्तियों को अटैचमेंट करें। जब आप संपत्ति अटैच कर चुके, जब आप ये बोल रहे हो कि अधिकारी और पुलिस के माध्यम से पैसा पहुंच चुका, फिर इसमें भूपेश बघेल का नाम कहां से आ गया? मतलब एक एफआईआर जो होता है ना, एक वो रहता है उसके एफआईआर में फेस ऑफ रिकॉर्ड, जिससे पता चलना चाहिए कि अपराध में संलिप्तता किस प्रकार से है। इसे भूपेश बघेल जी के बारे में कहीं नहीं है, ना ही कोई पुलिस अधिकारियों के बारे में, ना कोई प्रशासनिक अधिकारियों के बारे में, ब्लैंक लिख दिया गया है। इसी प्रकार से एक और एफआईआर किए हैं जो कोल घोटाले में हुआ है, उसमें लिख दिए आखिरी में 22वें नंबर अपराधी में अन्य कांग्रेसी गण। अब क्या आपको ये लगता है कि भारत में ऐसा भी कानून है कि अन्य कोई संस्था अपराध करेगी? व्यक्ति अपराध करता है, संस्था नहीं करती। आज हम नहीं बोलेंगे कि भारतीय जनता पार्टी अपराध कर रही, भारतीय जनता पार्टी के लोग अपराध कर रहे होंगे। तो इसी प्रकार से अन्य कांग्रेसी गण लिखने की क्या जरूरत? ये दबाव बनाने की पॉलिटिक्स है। पूरे के पूरा जो है अधिकारियों पर दबाव बनाकर कार्रवाई कर रहे हैं। आईएएस और आईपीएस, आरएएस जितने भी इंडियन सर्विस के लोग हैं, उनके दबाव में काम कर रहे हैं। चलिए एहतराम साहू जी, जवाब तो देना ही पड़ेगा आपको। संदीप दुबे जी ने क्या कहा, वास्तव में बहुत मार्के की बात कही कि अपराधी व्यक्ति होता है, संस्था नहीं होती। अन्य कांग्रेसी गण, ये बहुत बड़ी बात है। क्या कहेंगे आप? जी देवेंद्र जी, जैसा कि अभी कांग्रेस सभापति संदीप जी ने कहा कि महादेव एक में 70 से ज्यादा एफआईआर हुए थे। उन एफआईआर में जब मनी लॉन्ड्रिंग की बात आती तो मनी लॉन्ड्रिंग की कार्रवाई स्थानीय पुलिस नहीं कर सकती। इन्होंने एफआईआर कहाँ किया था? स्थानीय पुलिस थानों में किया था। स्थानीय पुलिस थाने में मनी लॉन्ड्रिंग की कार्रवाई नहीं होती। क्या ईडी के ऊपर ईडी ही कार्रवाई कर सकती है? आईपीसी की धारा में मनी लॉन्ड्रिंग के ऊपर कार्रवाई नहीं होती। अभी हमारे कांग्रेस प्रवक्ता बोल रहे थे कि भूपेश बघेल जी का नाम
देखिए, प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट ये किसके ऊपर लगता है? जब हम किसी को संरक्षण देते हैं और संरक्षण देने के लिए ही यह प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट लगता है। और ईडी और आईटी की संरक्षण देने के एवज में कुछ शुल्क लेते हैं। हाँ, शुल्क लेते हैं, तब यह कार्रवाई होती है। और जो अब जब भी एफआईआर होता है, जैसे अभी जब एफआईआर हुआ तो जो प्रशासनिक अधिकारी, जो कर्मचारी, उनको साथ सबका नाम है, पर अन्य का नाम जब लिखाता है तो अन्य के नाम में जो उनसे जुड़े लोग हैं उन्हीं का नाम लिखाएगा। अन्य में कोई भी अपराध करता है, अपराधकर्ता के साथ अन्य उसी के संपर्क के लोग करेंगे ना, दूसरे लोग थोड़ी करेंगे अन्य में। तो अन्य में यह ऐसा लिखाता है। तो ये जो कार्रवाई हो रही है वह कानून सम्मत है। उसके लिए भारतीय जनता पार्टी को किसी भी प्रकार से जिम्मेदार ठहराना उचित नहीं है। कानून अपने न्यायालयीन प्रक्रिया से कार्य करती है और इस देश में कानून होना चाहिए, तभी यह देश बचेगा। क्या मैं हूँ, आप हो या कोई हो, अगर कानून से हम ऊपर उठ के काम करेंगे, कानून से हट के काम करेंगे तो निश्चित रूप से कार्रवाई होगी। चलिए ठीक है। चलिए मनीष बोरा जी, हम आपके पास आना चाहेंगे, जल्दी से एक सवाल का जवाब लेना चाहेंगे कि अरविंद केजरीवाल पर जो अभी कार्रवाई हुई है ईडी की, छत्तीसगढ़ में भी कांग्रेस के बड़े नेता हैं जो जद में हैं ईडी के। क्या अगर ईडी इस तरह से कार्रवाई कर रही है तो उन नेताओं को भी सावधान हो जाना चाहिए? और इस कार्रवाई को पक्ष और विपक्ष जो हैं वो दोनों एक तरह से कहा जा सकता है कि अपने आप को डिफाइन कर रहे हैं। विपक्ष कह रहा है कि ये डिजाइनर, इलेक्शन डिजाइनर है ईडी बीजेपी का, और पक्ष कह रहा है कि कानून सम्मत काम हो रहा है। आपको क्या लगता है? प्रकार से दिल्ली में अरविंद केजरीवाल के खिलाफ कार्रवाई हुई है, उस प्रकार से क्या छत्तीसगढ़ में भी कुछ कार्रवाइयां हो सकती है? लेकिन निश्चित रूप से ये जो कार्रवाई दिल्ली में हुई है उसमें मुझे लगता है कि कम से कम 10 समन्स जो है वो अरविंद केजरीवाल जी को किए गए थे, और उसके बाद में अरविंद केजरीवाल जी से काउंटर में जो है कोर्ट गए, उसके बाद वहां से उनको राहत नहीं मिली, उसके बाद उनके खिलाफ कार्रवाई हुई है। छत्तीसगढ़ में मुझे लगता है अभी तक ऐसा कुछ भी कार्रवाई नहीं हुई है जिसमें किसी को, बड़े नेता को समन किया गया हो, बुला करके पूछताछ जरूर हुई, और जिन भी लोगों को बुलाया गया उन लोगों ने जाकर के वहां पर अपनी उपस्थिति दर्ज कराई और अपना पक्ष भी रखा है उसमें। चाहे अन्य नेता जो भारतीय कांग्रेस के रहे हों, वो सभी लोग गए और उन्होंने अपनी बात भी वहां पर रखी है। तो अभी ऐसी कोई बड़ी कार्रवाई मुझे निकट भविष्य में नहीं दिख रही है कि छत्तीसगढ़ में ऐसी कोई कार्रवाई ईडी कर सकती है। लेकिन इसके साथ साथ ये चीज भी है कि यदि कई पक्ष दिखता है उनको ये जो कार्रवाइयां हो रही है जिसमें भूपेश बघेल का नाम एक एफआईआर में शामिल किया गया है और उसके बाद से लगातार उनकी पार्टी के अंदर से भी उनका विरोध लगातार देखने को मिल रहा है। उनकी पार्टी के ही एक वरिष्ठ नेता ने कहा कि उनका नाम जो एफआईआर में दर्ज हुआ है तो उनकी टिकट जो है कांग्रेस पार्टी वापस ले, जिससे कांग्रेस को अन्य सीटों पर नुकसान हो सकता है। इसके साथ साथ दूसरी चीज ये भी है कि यदि इस तरीके की कार्रवाई करने यदि यहाँ पर जाती है तो उनको पहले बुलाना पड़ेगा, उनसे पूछताछ करनी पड़ेगी, उनको समन देना पड़ेगा, जो विधिवत कार्रवाई है वो पूरी करनी पड़ेगी, उसके बाद ही वो ऐसी कोई कार्रवाई, गिरफ्तारी या इस तरीके की कोई चीजें हो सकती है, क्योंकि जो भी प्रोसीजर है उस सामान्य प्रोसीजर को उनको पालन करना पड़ेगा। अब दूसरा चीज आपने कहा कि छत्तीसगढ़ में जो कुछ भी हो रहा है इससे क्या असर पड़ेगा, तो दूसरी चीज ये कि यहाँ छत्तीसगढ़ के अंदर अभी वर्तमान जो परिस्थितियां हैं छत्तीसगढ़ में कोल घोटाले को लेकर के या इसको लेकर के जो भी बड़ी कार्रवाइयां छत्तीसगढ़ में हुई हैं उन सबके खिलाफ एफआईआर दर्ज हो चुकी है, उनकी गिरफ्तारियां भी हो चुकी है, कुछ लोग आज भी जेल में हैं, कुछ लोग जमानत से बाहर हैं, तो ये तो कार्रवाई वहां पर हो ही रही है। जी, छत्तीसगढ़ में भी कार्रवाई हो रही है। एक सवाल और हम आपसे जल्दी से करना चाहेंगे, जल्दी से जवाब चाहेंगे कि अगर ये ईडी की ये जो कार्रवाई है और कुछ नाम जो है संदीप दुबे जी ने बताए हैं, जैसे कि येदुरप्पा की महाराष्ट्र में, अजीत पवार की, और छत्तीसगढ़ में चिंतामणि महाराज की, इन पर भी ईडी ने शुरू में कार्रवाई की, लेकिन जब ये बीजेपी ज्वाइन कर लिए तो इनकी जो कार्रवाई है वो कहीं इसका अता पता नहीं लग रहा है। तो क्या लगता है आपको कि जो विपक्ष आरोप लगा रहा है कि जो बीजेपी में जा रहे हैं वो धुल जा रहे हैं, सही हो जा रहे हैं, तो इन सब उदाहरणों से क्या लगता है कि ईडी की कार्रवाई निष्पक्ष है? देखिए, ईडी की कार्रवाई निष्पक्ष है कि नहीं है ये तो दूसरा विषय होगा, लेकिन दूसरी चीज ये है कि यहाँ पर जो आपने कहा कि जिन भी लोगों के ऊपर कार्रवाई हो रही है
वो लोग यदि भारतीय जनता पार्टी में आ जाते हैं तो वो लोग पाक साफ हो जाते हैं। तो मुझे एक चीज ये लगती है कि देखिए पाक साफ तो कतई नहीं हो सकते, क्योंकि उनके खिलाफ ऑलरेडी केस दर्ज हुए हैं और उनके नाम उन FIR में दर्ज हैं। तो ठीक है, आज कार्रवाई नहीं हो रही, लेकिन आने वाले समय में कार्रवाई हो सकती है, इससे आप इनकार नहीं कर सकते। लेकिन हाँ, एक बात की जरूर है कि भारतीय जनता पार्टी को इन चीजों को पब्लिक डोमेन में लेकर के आना चाहिए कि जो लोग भाजपा ज्वाइन कर रहे हैं वो लोग इसके बाद एकदम से पाक साफ कैसे हो जाते हैं और उनके खिलाफ कार्रवाइयां क्यों रुकी है, तो जो कार्रवाइयां हुई थी वो क्यों हुई और अब क्यों नहीं हो रही, ये सारी चीजों को पब्लिक डोमेन में लाना चाहिए और जनता के सामने अपनी स्थिति को स्पष्ट करना चाहिए कि जो एजेंसियां काम कर रही है, चाहे ईडी हो, चाहे CBI हो, चाहे IT हो, ये सारी एजेंसियां जो काम करती है ये निष्पक्ष काम करती है। लेकिन इसमें महत्वपूर्ण चीज ये है कि जो भी सत्ता में दल रहे, चाहे कांग्रेस रही हो सत्ता में, चाहे आज भारतीय जनता पार्टी है, वो सरकारी एजेंसियों का उपयोग और दुरुपयोग दोनों अपने पक्ष में करते हैं, इससे इंकार नहीं किया जा सकता। जी, तो अब समय समाप्ति की ओर है, इसलिए इस चर्चा को और आगे नहीं बढ़ा सकते। बहुत बहुत धन्यवाद तीनों मेहमानों का, आप आए और अपने अपने विचार साझा किए। तो कुल मिलाकर के कहा जा सकता है कि ईडी की गाज गिरी है दिल्ली में, लेकिन परेशान है कांग्रेस, क्योंकि कांग्रेस के कई नेता ईडी की जद में हैं। छत्तीसगढ़ में भी ये हाल है, इसलिए अगर कार्रवाई हुई है तो वास्तव में उनको परेशान होने की जरूरत भी है। लेकिन यही कहा जा सकता है कि ईडी की कार्रवाई को विपक्ष जो है वो सत्ता द्वारा दमन की कार्रवाई बताया जा रहा है विपक्ष के, लेकिन और उसके लिए उदाहरण भी दे रहा है। लेकिन सही क्या है, गलत क्या है, ये आने वाले समय में पता चल जाएगा। फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत।